बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अहम खबरें, लेकिन उससे पहले मैं आ जाता हूँ एक वलीमे नुमा जलसे पे। जी हाँ, वो वलीमे नुमा जलसा जो था वो था मुस्लिम लीग नून का लाहौर में। इसके विजुअल भी आप देख सकते हैं। उसकी तैयारी किस तरह की गई, यानी कि टेबल्स लगा दिए गए। जलसे में टेबल्स का क्या काम, वलीमे में टेबल्स का काम होता है, किसी शादी की तकरीब में टेबल्स का काम होता है, या फिर जहाँ पे खाबे शाबे चलने हो वहाँ पर काम होता है। लेकिन नहीं, ये एक जलसा था और इस जलसे में मरीम नवाज़ साहिबा ने इसमें ख़िताब करना था और यहाँ से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ होना था। लेकिन सब कुछ उलट हो गया। वो उलट क्यों हो गया? क्योंकि खाली जगहें पुर करें, ये आपने सिर्फ किताबों की हद तक देखा था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इसे हकीकत में बदल दिखाया। खाली जगह पुर करें, वो खाली जगह किसने पुर की है? वो खाली जगह पुर की है टेबलों ने। यानी कि आप ये देख सकते हैं, शादियों वाला मंडप बना दिया गया है एक जलसे को, जिसमें कुर्सियां लगा के और उस पर टेबल्स लगा दिए गए। टेबल लगाने की वजह ये थी कि थोड़ी स्पेस भर जाए। जब स्पेस भरेगी तो थोड़ा दूर तक दिखेगा। लेकिन सिर्फ बात यहीं ख़त्म नहीं हो रही है। जिन टेबलों पर कुर्सियां लगाई हुई थी, उन कुर्सियों पे झंडे भी डाल दिए। अब वो झंडे चले पाकिस्तान को तो ठीक है, उसमें मुस्लिम लीग नून के भी झंडे थे। अब यानी कि अगर कोई ड्रोन फुटेज बनाना चाहे या कोई स्टेज से फुटेज बनाना चाहे, तो उससे ज़्यादातर वो झंडे हिलते हुए दिखेंगे। तो आपके तासुर में क्या आएगा कि देखें यार क्या आवाम का हजूम देखें, जबकि वो आवाम का हजूम वहाँ पे दरअसल था नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ खाली कुर्सियाँ थी और जो चंद अफराद बैठे हुए थे वो सिर्फ वलीमे के खाने खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वलीमे का खाना खुला है, वहाँ पर एक भगदड़ सी मच गई और रोटियों के ऊपर लड़ाई हुई। यानी कि पिछले जलसे में आपने देखा था कि उसमें कहा गया था कि छत गिर गई, तो छत गिरने से लेकर रोटियों की लड़ाई तक की ये सूरत हाल है। अब ये समझ नहीं पा रहे सूरत हाल है। ये विजुअल्स भी आप देख सकते हैं। अब उसमें एक चीज़ और बड़ी कमाल की थी, यानी कि वलीमा नुमा जलसा किसका? मुस्लिम लीग नून का। लेकिन उसमें नारे किसके लग गए? इमरान खान साहब के। आप ज़रा सुन लो वो नारे क्या लगे हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी, तो आपने नारे सुने कि क्या लग रहे थे, यानी कि जलसा उर्फ वलीमा किसका? नून लीग का। और उसमें नारे क्या लग रहे हैं? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान, और इसके अलावा इमरान खान जिंदाबाद, ये नारे लगे हैं। इसके विजुअल्स तो काफ़ी सारे थे जो मैं आपके साथ शेयर करता। इवन कि एक विजुअल ऐसा था जब मरीम साहिबा ख़िताब कर रही थी स्टेज के ऊपर, एक ख़वातीन नीचे खड़ी हुई थी। अब वो मैं फुटेज ही नहीं चला सकता क्योंकि वो एक निजी चैनल है, उन्होंने रिकॉर्ड किया है। मेरे ख्याल में शायद गालिबन वो नया पाकिस्तान चैनल है, उन्होंने वो रिकॉर्ड किया है। अब वो खातून मरीम साहिबा जो बोल रही थी उसका बराह रास्त जवाब दे रही थी। तो ये तो पूरे एक जलसे नुमा और वलीमे की सूरत हाल थी जो मैंने आपके साथ तफसीलात उसकी शेयर कर दी हैं। यानी कि इन्होंने सब कुछ करके देख लिया। मैं तो होंडा ही लेसा भी दे के देख ली तो कुछ भी नहीं हुआ। अब जलसे के नाम पे वलीमा करके देख लिया, उसमें भी कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये समझ नहीं पा रहे, इनकी मेंटालिटी समझ नहीं पा रही, इवन के बंद कमरे के फ़ैसले भी समझ नहीं पा रहे कि आवाम इनको रद्द कर चुकी है। अब आवाम के फ़ैसले को अगर रद्द किया जाता है, यानी कि 25 करोड़ की आबादी है, चले 25 में से 21-20 निकाल दें, 21 या 22 करोड़ निकाल दें, पीछे कितने बचते हैं? 2-3 करोड़, जो कि इन मैं 13 जमातों की बात कर रहा हूँ, इन 13 जमातों के वोटर्स हैं। बाकी 21 जो 22 करोड़ आवाम है वो है कैदी नंबर 943 के साथ। अब ये बात कोई समझना नहीं चाह रहा। अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो उसमें सबको पता चल जाएगा। ये कोट एंड कोट वर्ड बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब को किसी से यानी कि इत्तेहाद की ज़रूरत करनी नहीं पड़ेगी। वो ख़ुद 2/3 अक्सरियत से आने की सलाहियत रखते हैं अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और बल्ला मौजूद हो। अब बल्ले की बात आई है बैलेट पेपर पे कि बल्ला मौजूद हो। इसी चीज़ को मैं कोट कर दूं कि एतजाज़ हसन साहब ने एक बात कही है, वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ कि उन्होंने कहा क्या। एतजाज़ हसन साहब ने कहा है कि देखें, अब हमें नहीं पता कि बैलेट पेपर पे बल्ला होगा या नहीं होगा, लेकिन अब आवाम को चाहिए वो अपना वोट ज़रूर डाले। अब वो क्यों वोट डाले, मैं थोड़ा उसकी क्लैरिटी कर देता हूँ। देखें, आपका वोट है, वोट एक अमानत है, वोट ज़ाया नहीं कीजिएगा। अगर आप नहीं गए तो यकीन जानिए आपका वोट ढल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका वोट किसी मुखालिफ को ढल जाएगा। अब इससे अच्छा ये नहीं है कि आप खुद जाएं, भले ही अपना वोट ज़ाया क्यों ना करें। वोट ज़ाया करने का तरीका मैं भी जब आगे बोलूँगा तब आपको पता चलेगा। भले ही आप अपना वोट ज़ाया क्यों ना करें, लेकिन आप वहाँ पर जाएं, ज़रूर जाएं, ताकि आपकी एक रजिस्ट्रेशन हो जाए कि हाँ ये शख्स आया और ये वोट डाल के चला गया। उसका खुलासा कुछ यूँ है कि अगर एक बैलेट पेपर है, उस पर तीर का निशान भी है और शेर का निशान भी है, बाकी देगर निशान भी है, लेकिन उसमें बल्ला नहीं है, तो उसमें आपने इमरान खान साहब को वोट कैसे डालना है? अब उसमें तरीकाकार ये है कि जहाँ पर शेर का निशान होना, वहाँ पे आपने अगर एक ठप्पा लगाया तो यानी कि आपने वोट दिया है ये PMLN को, शेर को। और अगर आपने उसी शेर पे 2 मोहर लगा दी, यानी कि 1, 2 या 3 लगा दी,
आपने 2 या 3 मोहरें लगा दी तो ये हो गया आपका वोट ज़ाया। और इसको क्या तसव्वुर किया जाएगा, इसे ये तसव्वुर किया जाएगा कि आपने वोट जो ज़ाया किया है ना, ये वोट है इमरान खान का। तो काउंट जब होगा तो वो ये काउंट होगा कि कितने वोट ज़ाया हुए। जो ज़ाया वोट हुए हैं वो वोट जो ज़ाया वोट हुए हैं वो हुए हैं इमरान खान साहब के लिए। यानी कि ये उनकी तादाद का इस तरह पता चल जाएगा कि ये देखें इतने वोट ज़ाया हुए तो ये इतने वोट इमरान खान साहब के थे। यकीन जानिए अगर ये आप सब करेंगे और आप सब निकलेंगे अपने वोट डालने के लिए, तो जो कैंडिडेट जीतेगा, जो भी जीतेगा, वो जितने मार्जिन से जीतेगा ना, उससे ज़्यादा भारी मार्जिन में वोट ज़ाया हुए होंगे और वो होंगे इमरान खान साहब के लिए। तो देखना है कि इलेक्शन के वक्त पे बल्ला होता है या नहीं होता। अब तक की जो सूरत हाल है उसमें लग रहा है कि बल्ला होगा, लेकिन कहा कुछ भी नहीं जा सकता क्योंकि ये पाकिस्तान है मेरे दोस्त, यहाँ रमज़ानों में सिर्फ पकौड़े ही मिलते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें एक शख्स हैं अता तारड़ साहब, जिन्होंने, आपको याद होगा कि असेंबली में उंगली दिखाई थी, और उस उंगली वाले बाबा ने क्या कहा है, थोड़ा सा आपके साथ उनको शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मर्सिडीज़ में कॉलेज जाया करते थे, वो आज से अमीर नहीं हुए, पहले से ही फैक्ट्रियों के मालिक हैं। जबकि इसके बिल्कुल बरक्स मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के भाई जो हैं छोटे साहबजादे और इस्टेब्लिशमेंट की आंखों के तारे, उन्होंने कहा था कि हम एक गरीब ख़ानदान से थे, हमारे बाप जो था वो बहुत गरीब था, यानी कि मरीम नवाज़ साहिबा के नाना बहुत ही गरीब थे। फिर इन्होंने सब ने मेहनत करके इतना सब कुछ बनाया है। अब तो कौन सच बोल रहा है, ये अता तारड़ साहब सच बोल रहे हैं या फिर शहबाज शरीफ साहब जो कि उनकी औलाद हैं वो सच बोल रहे हैं। और जो इन्होंने बोला ना अता तारड़ साहब ने, सेम मरीम साहिबा ने भी यही कहा है। मरीम साहिबा अता तारड़ ने एक ही बात कही है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल बरक्स बात की है। अब मरीम साहिबा और शहबाज शरीफ को अगर मैं कोट करूं तो मरीम ठहरे उनके बेटे और मरीम साहिबा ठहरी उनकी नवासी। अब सच्चा कौन, नवासी या फिर बेटा, ये एक सवालिया निशान है। अब इसका जवाब अगर आपको मिल जाए तो बता दीजिएगा। अब एक चीज़ और, अगर तो इलेक्शन होते हैं और इसमें एक वो कुव्वत जीत जाती है जो कि 21 अक्टूबर को नमूदार हो रहे हैं पाकिस्तान आने के लिए। अव्वल तो उनकी इस्तकबाल की तैयारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी पिछले वीलॉग में। अब अगर वो कुव्वत जीतती तो इसका मतलब एक ही है कि ये एक बंद कमरों का फ़ैसला था, और जब ये बंद कमरों का फ़ैसला था तो फिर इलेक्शन क्यों कराए गए, आपने अपने कौम का, इस मुल्क का पैसा क्यों बर्बाद किया गया। तो फिर मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त होगी कि इमरान खान साहब का जब आप मुकदमा लड़ रहे हैं ना, आप बतौर कौम एक मुकदमा लड़ रहे हैं इमरान खान साहब का, तो उसमें एक मुकदमा और ऐड कर दिएगा कि हमारे पैसे क्यों ज़ाया किए गए इलेक्शन के नाम पर, जब पहले से ही सिलेक्शन हो चुकी थी तो उस पर इलेक्शन क्यों कराया गया, क्यों बैलेट पेपर छापे गए, क्यों हमारा वक्त बर्बाद किया गया, क्यों सुबह सुबह हमें उठ के वोट डालने जाना पड़ा। तो ये सवाल आप ज़रूर उठाइएगा, हो सकता है आपको शायद जवाब मिल जाए। अगर आप सब जाएंगे तो जवाब मिलेगा, कोई एक बंदा जाएगा तो उसे सिर्फ लारे ही मिलेंगे जो आज तक मिलते आए हैं। अब आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा इसराइल पर कि इसराइल की क्या सूरत हाल है। इसराइल और गज़ा की जो जंग चढ़ी हुई है, लेकिन ये तारीख़ की एक सबसे बड़ी जंग कही जा रही है। वो यूँ क्योंकि ये जंग अभी तक थमी नहीं है, ये जंग थमी नहीं, अब भी जारी है। और हमास ने तकरीबन ना भागने पे मजबूर कर दी किसको, इसराइलियों को। इसराइली, यकीन जानिए, आप भी विजुअल्स भी देख सकते हैं, फुटेजेस, कि इसराइली एयरपोर्ट पे भागे और अपनी जान बचाने के लिए वो इसराइल छोड़ कर जा रहे हैं। अगर अब तक की हम बात करें तो 1000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो अमवात हुई हैं वो इसराइलीज़ की हुई है, वो तकरीबन 700 से ऊपर हैं। और उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है फ़लस्तीनियों का, जो कि 300 से ऊपर हैं उनकी अमवात। हमास सिर्फ 250 अफराद के साथ मोटरसाइकिलों पर आई, दीवार थी, यानी दीवार उसे बोलने बॉर्डर कह देते हैं, वो एक बॉर्डर बनी हुई थी, उस बॉर्डर को तोड़ा। उस तोड़ने के बाद वो इसराइल में दाखिल हुए, और इसराइल में दाखिल होने के बाद, इतना बड़ा ये चैलेंज है, इसराइल में दाखिल होने के बाद वहाँ के बड़े बड़े फ़ौजी अफसर तक उठा के वो ले गए, अपने साथ ही चुप के ले गए। और अब भी कहीं चले नहीं गए, और अब भी कोई हमास चली नहीं गई है वहाँ से, अब भी हमास मौजूद है इसराइल के अंदर, जिस पे नेतन्याहू ने कहा है कि अब हम इन्हें सबक सिखाएंगे, और इन्हें एक डेडलाइन दी थी कि 12 घंटे के अंदर अंदर हम गज़ा को मुकम्मल तबाह कर देंगे। तो ये कैसे मुकम्मल तबाह करेंगे जबकि हमास तो ख़ुद आपके सर पर बैठी हुई और आप ठहरे समय बैठे हैं, इवन के आपके ख़ुद मुल्क में लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो ये किस तरह से उन्हें सबक सिखाएंगे। और रहा सवाल फ़लस्तीन का, तो फ़लस्तीनी अफवाज भी बॉर्डर्स पर तैनात हो गई है। और अब जब हिमायत की बात आई ना, एक तो इमरान खान साहब की मैंने आपसे गुज़िश्ता वीडियो में शेयर कर दिया था, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है। वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब फ़लस्तीनी और बाहर के ममालिक भी इमरान खान साहब को याद कर रहे हैं
उनमें से एक शख्स हैं समी हामिदी। ये ट्वीट आप उनका देख सकते हैं। अब समी हामिदी साहब ने क्या कहा मैं इसके बारे में आपको बता दूं। आसिम मुनीर शुड एटलीस्ट रिलीज इमरान खान फॉर अ डे टू मेक अ स्पीच रिफ्लेक्टिंग पाकिस्तान एंड द वाइडर Ummah's sentiments on Palestine. At the moment, all we have Erdogan talk of restraint from all parties and bin Salman monitoring the situation. तो ये सूरत हाल है। और इसमें एक चीज़ और दिलचस्प देखने में आई है कि अब जब 1.5 दिन गुजरने के बाद, यानी कि पूरा 1.5 दिन हम खामोश रहे, हमसे मुराद पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान जागता रहा और पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है और इसका शुक्रिया अदा भी किया गया है। आप ट्वीट भी देख सकते हैं, इसमें बाकायदा शुक्रिया अदा किया गया है फ़लस्तीनी की जानिब से। ये फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं जिन्होंने कहा है कि शुक्रिया पाकिस्तान कि आपने हमारी आवाज़ उठाई। फ़लस्तीनी इमरान खान साहब को तो याद कर रहे हैं, लेकिन उसी तरफ आ जाएँ तो 13 जमातें जहाँ पर है, यानी कि वो उन्होंने 1.5 दिन की खामोशी के बाद अब अपनी खामोशी तोड़ी है और अब कुछ मजम्मती बयान अपने जारी किए हैं। लेकिन उसमें एक कमाल चीज़ ये हो गई कि फजलुर रहमान साहब ने भी एक बयान आज अभी झाड़ा है और वो उन्होंने वीडियो पैगाम क्या दिया है। फ़लस्तीनी भाइयों से अपील है इंसानी हकूक़ का एहतराम करें। फ़लस्तीनी भाइयों से अपील है इंसानी हकूक़ का एहतराम करें। ये मैं नहीं कह रहा, ये फजलुर रहमान साहब ने कहा। तो ये तो हमारा हाल, यानी कि वो बजाय इज़राइल पे चढ़ाई करने के इतना मज़हब कार्ड खेला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और उसे यहूदी एजेंट किया, उस यहूदी एजेंट को वो याद कर रहे हैं बजाय इस मौलाना के। यानी कि जो ये मज़हब कार्ड का मज़हब टोकरा लेके घूमते हैं, इन्हें रद्द करके वो यहूदी एजेंट के आसर पर बैठे हैं कि यहूदी एजेंट को किसी तरह छोड़ो, वो हमारे लिए कम से कम एक स्पीच ही कर दे। याद है आपको यूएन की स्पीच, जब उन्होंने एक स्पीच की थी और उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया था कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, गज़ा, इसकी जो सूरत हाल है ना, इसमें एक लावा पक रहा और ये जब लावा फटेगा ना तो एक ब्लड शेड होगा, ब्लड बाथ। उन्होंने जुमले कहे थे, ये अगर आपको याद हो तो ये बहुत वायरल चल रहे हैं। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अब इनको देख लें इनका क्या हाल है। ये कहते हैं कि भाई इंसानी हकूक़ का एहतराम करें। तो देख लिया आपने इन 13 जमातों का, इसका मतलब पता है क्या, वो जो कहा था ना लाइन्स, बेगर्स कांट बी चूज़र्स, तो वो बिल्कुल सही कहा था। बेगर्स कभी भी चूज़र्स नहीं हो सकते। अब उसका स्टेक क्या था इमरान खान साहब का, उसने तो साम्राज्य के सामने टक्कर लेने की सोच ली थी, तो उसने सोची क्या, उसने तो टक्कर बाकायदा ली। अब उसके बिल्कुल बरक्स ये कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि इनका मुझे नहीं लगता कि जीना मरना यहाँ है, क्योंकि जब इनका कुछ यहाँ पर है ही नहीं, पैसा जायदाद सब कुछ बाहर, तो फिर ये क्यों उनके ख़िलाफ़ बोलें। इनका सब कुछ जब्त नहीं हो जाएगा। और एक इमरान खान साहब वाहिद हैं, उसका कुछ भी नहीं है बाहर, उसका जो है वो सब यहाँ पर है। तभी तो वो डट के बोलता है, तभी तो वो आंखों में आंखें डाल के बोलता है, तब भी इन सबको खटकता है, तब भी वो आलमी दुनिया की कुव्वतों को भी ठगता है। साम्राज्यों की बात कर रहा हूँ कि उनको खटकता है। वो क्यों खटकता है? क्योंकि वो आंखों में आंखें डाल के बात करता है। वो क्यों खटकता है? क्योंकि वो जो बोलता है वो सच बोलता है। वो क्यों खटकता है? क्योंकि वो बोलता है मेरा मुल्क है, इधर मेरी चलेगी। वो क्यों खटकता है? वो बोलता है मुझे किसी से डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए इन सब की आंखों में खटकता है। और एक चीज़ और वो साफ मुंह पे कह देता है एब्सोल्युटली नॉट, इसलिए वो इन सब को खटकता है। अब तक के लिए इतना ही। अपने और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।